हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में थोड़ा और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट, मेन ब्लॉक क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है, यूजर इंटरफेस के विषय में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी सर्विसेज जो कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विसेज के विषय में डिटेल जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक यूजर के नजरिए से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 अलग अलग कनेक्शन है। पहला कनेक्शन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये यूजर के द्वारा दिए गए लैंग्वेज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसफर करता है मशीन हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। और ये सबसे लोअर लेवल पर चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है। हम ऑब्जेक्ट कोड के बाद के ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं और खास करके अगर हम देखें तो इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर में असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में लैंग्वेज कन्वर्ट करने का काम होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल और कर्नेल जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उस काम को पूरा किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। एक यूजर, कोई भी यूजर जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में चाहे कमांड देने की बात हो, सिस्टम कॉल की बात हो, जो भी सर्विस हम लेना चाहे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है और लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो चाहे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की बात हो, विंडोज के डिफरेंट वर्जन की बात हो, यूनिक्स की बात हो, लाइनेक्स की बात हो, यूबंटू की बात हो, काली की बात हो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और पार्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दूसरा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर डॉस की बात हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाए गए हैं उसमें स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के रूप में आते हैं। और ये स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम खास करके अगर हम कहें, जैसा कि हम जानते हैं नोटपैड, वर्डपैड, इवन इफ डेट, टाइम, कैलकुलेटर, छोटे छोटे गेम्स भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। और भी कुछ कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है। MS पेंट बहुत ही पॉपुलर है, बच्चों के बड़ा काम आता है। तो इस तरह के वो छोटे छोटे एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोटे मोटे एप्लीकेशन लिखने के लिए, कुछ अगर टेक्स्ट मैसेज लिखना हो, नोटिस देना, टाइप करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे एप्लीकेशन है। बहुत बड़े एप्लीकेशन है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें नहीं है वर्ड प्रोसेसर की तरह, लेकिन छोटे काम के लिए ये सारे एप्लीकेशन बड़े काम के हैं और ये सब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारे काम स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत आते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो होता है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज में हम देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा काम है जो यूजर खुद से नहीं कर सकता, उसको डिवाइस को मैनेज करना पड़ता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम देखें तो इसमें कुछ का डिस्कशन हमने किया है, डिस्क फॉर्मेटिंग। हम जानते हैं कि आज पहले तो फ्लॉपी डिस्क भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज हम पेन ड्राइव की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, CD DVD में राइट करने की बात हो, तो ये सारा काम सबसे पहले डिस्क की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। उसमें ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर डिजाइन करना पड़ता है ताकि हम इफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकें और बाद में उसको रिट्रीव किया जा सके। इस काम को करने के लिए डिस्क फॉर्मेटिंग का एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। चूंकि यूजर डायरेक्ट
फॉर्मेट नहीं कर सकता। यूजर को तो पता भी नहीं होता कि फॉर्मेटिंग कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सारे यूजर हैं जो फॉर्मेटिंग का नाम भी नहीं जानते। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है डिस्क फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद देखिए डेटा कंप्रेशन की बात होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में अगर रखना हो तो सबसे बड़ा समस्या स्टोरेज की आती है, और कंप्यूटर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब है कि किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से कंप्रेस करके उसके साइज को घटा करके आसानी से हम डिस्क में रखें ताकि हमारा कम से कम स्पेस यूज किया जाए। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि YouTube में वीडियो बनाई जा रही है, YouTube पर अपलोड किया जाएगा। इस 10-20 मिनट के वीडियो की कैपेसिटी अगर देखी जाए तो वो करीब करीब 2 GB या 2 GB से अबव होता है। अब 2 GB के फाइल को जब डिस्क में हमें स्टोर करेंगे 10-20 मिनट के वीडियो के लिए, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे के वीडियो का आप साइज आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इतने हाई कैपेसिटी के वीडियो को हम कंप्रेस करके छोटे से छोटे साइज में ले लाते हैं ताकि हमारा डिस्क का स्पेस बचे, हम स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। और ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी जो है वो बड़ा इफेक्टिव होता है। हम डिस्क कंप्रेशन से 1 GB के फाइल को चाहे तो लगभग 1/4 1/5 टाइम घटा देते हैं, और आसानी से हम अपने साइज को, अपने मेमोरी स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं। हमारा डेटा भी प्रॉपर वे में सेव हो पाता है। तो डिस्क कंप्रेशन की बात हो गई, डेटा के बैकअप की बात हो गई। कई बार हम फाइल में काम करते रहते हैं, उसका प्रॉपर स्टोरेज के लिए कई बार कुछ प्रॉब्लम के कारण डेटा को स्टोर करने में अगर डिले हो तो ऑटोमेटिक बैकअप का प्रोविजन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें बैकअप यूटिलिटी है जो टाइम टू टाइम अपने आप ऑटोमेटिक, इवन इफ हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम काम कर रहे होते हैं तो डेटा का बैकअप ऑटोमेटिक तरीके से कंटिन्यूअसली करते रहता है। इसके बाद एंटीवायरस का विषय में तो हम लोग को पता है, या जनरली हम जानते हैं कि वायरस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। और इस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को आसानी से डिटेक्ट करना, एलिमिनेट करना और उससे अपने सिस्टम को, हार्ड डिस्क को, यूजर के फाइल को प्रोटेक्ट करने का काम एंटीवायरस करता है। और ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसमें प्रोटेक्शन के और भी सारे व्यवस्था है, सारा कुछ किया जाता है। इन सारे टॉपिक पर फर्दर हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जब टॉपिक सिक्योरिटी की बात आएगी, प्रोटेक्शन की बात आएगी। लेकिन अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली ये 3 कलेक्शन होते हैं: लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। इन तीनों ही प्रोग्राम का कलेक्शन ही एक्चुअल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि वो आसानी से इन सारे इंफॉर्मेशन काम को इन तीनों ही ग्रुप के पैकेज के द्वारा कंट्रोल कर लेता है। अब हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस। इंटरफेसिंग का मतलब लॉजिकल कनेक्शन है कि एक यूजर कंप्यूटर से डायरेक्ट ना होकर के थ्रू आईओ डिवाइस कनेक्ट होता है, तो हम जानते हैं। अब आईओ डिवाइस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा तो उस कम्युनिकेशन का मोड है, हमारे पास 2 तरह का मोड है। एक कमांड लाइन इंटरफेस। अगर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, डॉस की बात करें, तो डॉस में कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम काम करते हैं। इस ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे MySQL है, और भी यूनिक्स के सेल प्रोग्रामिंग में अगर हम जाते हैं, यूनिक्स लाइनेक्स में, तो सेल प्रोग्रामर को कमांड लाइन इंटरफेस की जरूरत है। कमांड लाइन इंटरफेस करने का सीधा मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो हमको कंप्यूटर को डायरेक्टली कुछ ना कुछ कमांड रिटन फॉर्म में देना होगा, लिखना होगा। जैसे अगर हम डायरेक्टरी देखना चाहते हैं तो dir एक बहुत ही पावरफुल कमांड है डायरेक्टरी देखने के लिए। डॉस में इस्तेमाल किया जाता है। cd, md, rd, ये सारे जो कमांड्स हैं जो डिस्क में इस्तेमाल, डॉस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, टाइम है, डेट है, उसके बाद फाइल क्रिएशन का है, कॉपी कॉन। तो इस तरह के बहुत सारे कमांड हैं, लेकिन हमारा कमांड की लिस्टिंग नहीं करनी है। हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये सारे कमांड को पहले हमको
थ्रू इनपुट लिख करके देना होगा। हम कमांड पहले टाइप करेंगे तब फिर एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजा जाएगा। इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और फर्दर डेवलपमेंट में जब हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो हमने पाया कि कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। जैसे अगर हम एक फाइल की बात करें तो फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं, फाइल में कुछ एडिटिंग करते हैं, फाइल को अपेंड करते हैं और पुनः उसको सेव करते हैं। किसी दूसरे नाम से सेव एज की बात होती है, फाइल को प्रिंट करनी होती है। तो इन सबको एक मेनू लिस्ट के तहत हम अटैच कर देते हैं। और मेनू लिस्ट अगर हम बना ले वो सारे इंपॉर्टेंट कमांड का जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो लेकर के आए और वहां पर एक नया इनपुट डिवाइस हमने इजाद किया, माउस। आजकल तो अब टच स्क्रीन का जमाना है, टच स्क्रीन के थ्रू भी हम कमांड को टच करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और नहीं तो माउस के पॉइंटर से, माउस के बटन से, राइट बटन लेफ्ट बटन से भी हम केवल रिटन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर जो इंटरफेस है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में GUI हम लोग बोलते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों ही तरह के इंटरफेस के थ्रू हम एक यूजर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से, कंप्यूटर के फिजिकल कंप्यूटर डिवाइस से डायरेक्ट एक्टिवेट या जुड़ सकता है। और यही दो मोड है जिसके थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट किया जाता है, थ्रू यूजर जब भी इंटरफेसिंग की बात करेगी, जुड़ने की बात होगी, यूजर अगर कनेक्ट करना चाहता है तो उसको इन्हीं दो मोड में से किसी एक मोड को सेलेक्ट करना होगा, वेदर इट इज कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले सर्विसेज की बात है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसका एक छोटा सा लिस्टिंग हमने बनाई है, आप देखेंगे गौर से। सबसे पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसको स्टार्ट करने के लिए जनरली exe फाइल को एक्टिवेट करना पड़ता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को। और ये काम करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू किसी भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लिया जा सकता है और प्रोग्राम को जैसे चाहे प्रोग्राम को हैंडल हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूनिट। इसके बाद दूसरा सर्विस है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो कंसोल पार्ट है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ये दोनों कंसोल डिवाइस माने जाते हैं कंप्यूटर के। इनके लिए कोई एडिशनल इनपुट कमांड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि ये स्कैन करना है हमको कोई डॉक्यूमेंट, तो स्कैनिंग करने के लिए एक स्पेशल इनपुट डिवाइस स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर में हम पेपर या फोटोग्राफ्स ऐड करते हैं, फिर उस स्कैनर को स्टार्ट करना पड़ता है, उसको लिंक इंटरफेसिंग के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको IO ऑपरेशंस की जरूरत होगी। चाहे प्रिंटर से प्रिंट करना हो, स्कैनर से स्कैन करना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, साउंड की रिकॉर्डिंग करनी हो, ये सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है जो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और उस यूनिट का नाम है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंट्रोल। तो इस कंट्रोल के थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कंट्रोल करते हैं। फिर आता है फाइल मैनिपुलेशन। किसी भी फाइल में, कंप्यूटर में अगर कोई फाइल हम यूज करते हैं तो निश्चित रूप से फाइल को क्रिएट किया जाएगा, फाइल को सेव किया जाएगा, फाइल को टर्मिनेट किया जाएगा, और भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन इसी फाइल मैनिपुलेशन यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। और फाइल मैनिपुलेशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकता है, उसको मनचाहे जगह पर सेव कर सकता है, उस फाइल को डिलीट कर सकता है, उस फाइल को रीनेम किया जा सकता है। तो फाइल मैनिपुलेशन यूनिट का काम है फाइल हैंडलिंग। एक्चुअल में कहा जाए तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड वो सारे कमांड इस सर्विस के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट यूनिट। फाइल मैनेजमेंट के बाद एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। जैसा कि हम जानते हैं, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, कई बार पावर फेल्यूर के कारण कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए, फाइल बीच में ही खुला रह गया। एक बार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में कम से कम 100-150 प्रोग्राम उसको सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। अचानक पावर ऑफ होने से
कंप्यूटर में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा फाइल में क्योस की स्थिति आ जाएगी, फाइल आधा सेव हुआ है, कुछ सेव नहीं भी हुआ है, फाइल में कुछ डिलीट भी हो सकता है कुछ पार्ट, तो उसको रिपेयर करना, उसको डिटेक्ट करना, फाइल में होने वाले किसी भी तरह की गड़बड़ी को डिटेक्शन और यथासंभव उसकी रिकवरी का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की बात हम करें तो रिसोर्स एलोकेशन सब जब आता है तो हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क में यूज करते हैं, लेकिन इसको बृहद तरीके से अगर समझना हो तो हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग मोड में काम हो रहा हो, एक ही यूजर अगर एक से अधिक एप्लीकेशन यूज करता है, पैरेलल रन करता है, तो पैरेलल रन करता है तो आखिर हर एप्लीकेशन के लिए जो इनपुट आउटपुट रिसोर्स की जरूरत है, मेमोरी की जरूरत है, डिस्क स्पेस की जरूरत है, ये सारा मैनेजमेंट रिसोर्स एलोकेशन यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम या डेटा एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपस में मिल न जाए, इस व्यवस्था को रिसोर्स एलोकेशन यूनिट देखता है। और रिसोर्स का पूरा ऑडिट करता है कि किस यूजर को, किस एप्लीकेशन को कितने देर के लिए कौन सा रिसोर्स दिया गया, और रिसोर्स का अगर यूज नहीं है तो उसको रिकॉल किया जाए और उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि मशीन में ज्यादा ओवरलोड नहीं हो और आसानी से वो काम कर सके। तो रिसोर्स के मैनेजमेंट का काम रिसोर्स एलोकेशन यूनिट के द्वारा किया जाता है। फिर अकाउंटिंग यूनिट की बात होती है। अकाउंटिंग यूनिट का काम है किसी भी एप्लीकेशन का सारा रिकॉर्ड रखना, वो कब स्टार्ट किया गया, किस डेट को मॉडिफाई किया गया, लास्ट यूज किया है, किस टाइम में उसको यूज किया गया था, लास्ट टाइम कब हम यूज किए थे, तो इन सारे व्यवस्था को देखना अकाउंटिंग सेक्शन का काम है। अकाउंटिंग वो सर्विस है जिसमें हम हर एप्लीकेशन के यूज किए जाने के हिस्ट्री का स्टोर करते हैं। हिस्ट्री स्टोर करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और फाइनल और सबसे लास्ट ऑप्शन है सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक तो एंटीवायरस की बात हम लोग करते हैं जो वो सिस्टम प्रोटेक्शन में आता है। आजकल फायरवॉल की बात होती है, हम नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर के रिसोर्स का नहीं हो, इसका व्यवस्था देखना तो सिस्टम प्रोटेक्शन का काम है। सिस्टम प्रोटेक्शन पासवर्ड का भी प्रोविजन है और भी बहुत सारे व्यवस्था हम करते हैं जिसमें सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो और आसानी से सिस्टम को हम चला सकें। तो ये बेसिक सर्विसेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जाएंगे। आपको विशेष करके ऑपरेटिंग सिस्टम में इन तीनों पार्ट को समझना होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम की बात है। यूजर इंटरफेस को ध्यान में रखेंगे और फिर उसके डिफरेंट सर्विसेज की बात है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन सारे कंटेंट्स को, इन सारे टर्म को जब तक हम प्रॉपर वे में ध्यान नहीं रखेंगे तब तक अगले यूनिट में हम ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि अगले यूनिट में फिर हम यूनिट नंबर 2 में जाए। यूनिट नंबर 1 में ये इन चारों वीडियो लेक्चर को आप आसानी से अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ताकि अगले सब्जेक्ट में, अगले यूनिट में जाए तो हमको इन सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर ध्यान में होगा तो पढ़ने में और समझने में सुविधा होगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।